Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this lecture I am going to start the discussion of the question paper MSQE PEA 2023 ISI का पेपर है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है a consumer's budgetary allocation for two commodities X and Y is given by M budget है उसका, income है। Her demand for X is given by X is equal to 2M by P 5PX. Suppose that her budget allocation M and the price of commodity Y PY remains the same at M is equal to rupees 1000 and PY is equal to rupees 20. While the price of commodity XPX falls from rupees 5 to rupees 4, the substitution effect of this price change is, क्या होगा इसका substitution effect? देखिए पहले समझते हैं डायग्रामेटिकली कैसे हम निकालते हैं substitution effect। देखिए सपोज ये इनिशियल बजट लाइन है ए बी एंड सपोज प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, so budget line will pivot and it will become AC। अब आप क्या चाहते हैं, जब डिकम्पोज करना चाहते हैं प्राइस इफेक्ट को, तो आप एक बजट लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से दैट इट इज़ टेंजेंट टू AC, सॉरी इट इज़ पैरेलल टू AC एंड इट इज़ टेंजेंशियल टू इनिशियल IC, इनिशियल IC को जो टेंजेंशियल होती, ठीक है। तो यानी ये इनिशियल IC को टेंजेंशियल है। दिस इज पॉइंट 1, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था। पॉइंट 2 ये फाइनल इक्विलिब्रियम है और पॉइंट 3 हमने डिकम्पोजिशन के लिए निकाला है। तो 1 से 3 का जो मूवमेंट है बेसिकली इट इज़ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पॉइंट 1 जो आएगा इट विल कम व्हेन X इज एट इनिशियल प्राइसेस and initial income. 2 will come when X is at new price and initial income. 3 will come when we measure X at new price and compensated income, PX dash M dash, ये important है। अब प्रोसेस कैसे चलेगा देखते हैं। देखिए आपको पता है X PX PY M इज, मैंने लिखा हुआ अपने पास यहाँ पे 2M बाय 5PX। यहाँ पे M है 1000, PX इनिशियल जो है वो 5 है। इनिशियल PY यहाँ पे यूज़ ही नहीं होना है, कोई बात नहीं, यूज़ होना नहीं है। तो यहाँ पे X की वैल्यू आएगी X एट PX PY M, ये होगा 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 5 इंटू 5, 25 4 ज़ार 100, 42 ज़ार 80, तो X की वैल्यू आ रही है 80। फिर चेंज इन प्राइस क्या है, व्हाट इज चेंज इन PX? चेंज इन PX होता है न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। न्यू प्राइस 4 है, इनिशियल प्राइस 5 था, तो -1 हो गया। फिर निकालते हैं चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम क्या होता है, वो होता है चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ X, इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ X। So this is -1 into 80 means -80. So compensated income M is initial income plus change in income. Initial थी 1000, change है -80, so it is 920. Now what is X at new price and compensated income? It will be 2 into M dash by 5 into PX dash. 2 इंटू 920 डिवाइड बाई 5 इंटू 4, तो ये हो गया 20, 2 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 2 रह गया। सो 2 इंटू 2 4 ज़ार 46, 92। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट? SE होता है X PX डैश PY M डैश माइनस X PX PY M। इसको हमने स्लाइड्स के डिकम्पोजिशन को बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ाया है आपको। इसके ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल्स है, मेरे ख्याल से 20-25 न्यूमेरिकल्स भी करके दिखाए हैं, अलग अलग तरह के। कॉब डगलस होगा तो ये होगा तो वो होगा, तो सब तरह के कराए हैं। तो क्लास में आपने पढ़ा होगा ज़रूर, नहीं पढ़ा है तो एक बार वापस से आपको रिविजिट करना होगा। फिलहाल तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो SE आ रहा है 12,
ओके ऐसे दिया हुआ 80 to 92, सी इज द आंसर। 80 से पहले 80 था, अब हो गया कितना 92, तो 80 से इंक्रीज हो गया 92, यानी जब पॉइंट 1 पे आ रही वैल्यू 80 आ रही है एक्स की और पॉइंट 3 पे वैल्यू आ रही है 92, तो 1 से 3 का जो मूवमेंट है ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो 80 से 92 का मूवमेंट ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है जी, ओके। Now, second question says that you are given the following partial information about the purchases of a consumer who consumes only two goods, good 1 and good 2। ईयर 1 में आपको प्राइसेस और क्वांटिटीज दे रखी हैं, ईयर 2 में आपको प्राइसेस क्वांटिटीज दे रखी हैं, बस गुड 2 की क्वांटिटी ईयर 2 की नहीं दे रखी, वो मिसिंग है। और वो बोल रहा है ये क्वांटिटी जो है ये एक्स है, बेसिकली इसको एक्स बोल रहा है वो। गुड कंज्यूमेंट गुड टू कंज्यूम ईयर 2 इज डिनोट बाय एक्स, ठीक है, यहीं एक्स लिख देते, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, कोई बात नहीं, चलिए। Think about the range of x over which you would conclude that the consumer's consumption bundle in year 1 is revealed preferred to that in year 2। जो 1 वाला बंडल है ये 2 से revealed preferred है। Also think about the range of x over which you conclude that consumer's consumption bundle in year 2 is revealed preferred to that in year 1। Which of the following ranges of x ensures the consumer's behavior is inconsistent, that is it contradicts the weak axiom of revealed preference। देखिए एक जगह जब आप कहते हैं ईयर 1 का बंडल ईयर 2 से प्रेफर्ड है, एक जगह आप कहते हैं ईयर 2 का बंडल ईयर 1 से प्रेफर्ड है, तो ऑब्वियसली वीक का यहाँ पे वीक एग्जिम का यहाँ पे क्या वायलेशन हो जाता है। मगर ये करते कैसे, बहुत आसान सी बात है। देखो मैं ये कहता हूँ कि ईयर 1 का बंडल ईयर 2 से कब प्रेफर्ड होगा, मैं ईयर 2 का बंडल खरीद सकता था, मगर फिर मैंने ईयर 1 का खरीदा। जब आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने आए थे आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया, तो मतलब आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स से ज़्यादा प्रेफर्ड है। आपके मार्क्स थे जो आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन देते थे, मगर फिर भी आपने बीकॉम में ना लेकर इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, तो इसका मतलब यह है कि आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा प्रेफर्ड है बीकॉम से, रिवील्ड प्रेफरेंस है। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है। जब मैं ईयर 1 का बंडल बाय कर रहा हूँ सेम प्राइसेस पे, अगर मैं ईयर 2 भी बाय कर सकता हूँ मगर फिर भी ईयर 1 बाय कर रहा हूँ, ईयर 2 अफोर्डेबल है मगर छोड़ रहा हूँ, तो ईयर 1 मेरे को प्रेफर्ड है। सिंपल सी बात है, यही बात ईयर 2 के लिए लागू होगी। मेरे को नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वरना बार बार पीछे आना पड़ेगा। ये ईयर 1 है, क्वांटिटी है, प्राइस है, ईयर 2 है, क्वांटिटी है, प्राइस है। कितना कितना है जी, गुड 1 गुड 2, 100 100 100 100, ये तो आसान है। 100 100 100 100, ये गुड 1 है, ये गुड 2 है, और ये है 120 100 x 80, 120 100 x 80। तो एक्सपेंडिचर फॉर गुड ईयर 1 बंडल एट ईयर 1 प्राइसेस, एक्सपेंडिचर फॉर ईयर 1 बंडल एट ईयर 1 प्राइसेस कितना है जी, ये 100 यूनिट 100 के रेट से 10,000, ये 100 यूनिट 100 के रेट से 10,000, यानी 20,000। और सेम प्राइसेस में अगर मैं ईयर 2 का बंडल लेता तो एक्सपेंडिचर फॉर ईयर 2 बंडल एट ईयर 1 प्राइसेस, 120 यूनिट्स अगर मैं लेता 100 के रेट से तो 12,000, और x लेता 100 के रेट से तो 100x। अब ईयर 1 तब प्रेफर्ड होगा जब ये जो ईयर 1 पे खर्चा किया है ये ईयर 2 के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो या कम हो, ज़्यादा हो या बराबर हो। यानी जब मैंने ईयर 1 का बंडल लिया ईयर 2 अफोर्डेबल था, तो लिख दीजिएगा इस बात को। ईयर 1, खैर ये तो सब्जेक्ट में लिखना होता है, आपको तो खाली आंसर मार्क करना होगा, आप फिलहाल लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। Since year 1 bundle is revealed preferred over year 2, this means when year 1 bundle is purchased, year 2 bundle is affordable, यानी 20,000 is greater than equal to 12,000 plus 100x, यानी ये 12,000 वहाँ जाके माइनस होगा तो 8,000 is more than equal to 100x, means x is less than equal to 80, x 80 80 से कम होना चाहिए, x should be less than or equal to 80, ये पहली बात होगी। फिर वो कह रहा है कि
आप ये दिखाइए कि ईयर 2 का बंडल ईयर 1 से प्रेफर्ड है। दूसरी बात ये कह रहे हैं ऑल्सो थिंक द रेंज ओवर विच यू कंक्लूड दैट ईयर 2 बंडल इज प्रेफर्ड टू ईयर 1। ये कब होगा? जब ईयर 2 का एक्सपेंडिचर जो होगा वो ईयर 1 से ज़्यादा हो। तो अब निकालते हैं क्या हम, एक्सपेंडिचर फॉर ईयर 2 बंडल एट ईयर 2 प्राइसेस। जब ईयर 2 लिया बंडल लिया तो ईयर 2 के प्राइस पे लिया होगा ना ऑब्वियसली। तो ये होगा 120 इंटू 100 12,000 प्लस 100 x इंटू 80x। और अगर मैं एक्सपेंडिचर निकालूं ईयर 1 के बंडल का ईयर 2 के प्राइसेस पे, तभी कंपेयर कर पाऊंगा। ये 100 इंटू 100 10,000 प्लस 100 इंटू 80 8,000 यानी 18,000। अब फिर से क्या लिखूंगा मैं, सिंस ईयर 2's bundle is revealed preferred over year 1, so when year 2's bundle is purchased, year 1 bundle is affordable, means expenditure of year 2 is greater than equal to expenditure of year 1। 12,000 plus 80x is more than equal to 18,000 यानी 80x is more than equal to 6,000। x is more than equal to 6,000 by 80, 8 sevens are 40 55। तो x is more than equal to 75 यानी x क्या होगा, x is less than equal to 80 more than equal to 75। इस रेंज में अगर x होगा तो वो वाट वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस को वायलेट करेगा। डी इज द आंसर। आप कहेंगे इसने इक्वल टू नहीं दिया, नहीं दिया लेकिन देना चाहिए, क्योंकि इक्वलिटी पे भी अगर दो बंडल लेने पे खर्चा बराबर है फिर भी आप उसको छोड़ रहे हैं तो मतलब रिवील्ड प्रेफर्ड। जब ए लेने पर आपके 100 लगते हैं, बी लेने पे भी 100 लगते हैं और आपने ए लिया, मतलब बी अफोर्डेबल था तब भी ए लिया, इक्वलिटी भी लेनी तो चाहिए, इसने नहीं लिया तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है वही मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट में कह रहे हैं कंसिडर, थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर मार्केट डिमांड P is equal to 100 minus Q where P is the market price, Q is the aggregate demand, there are 23 firms each with cost CI is QI square by 2, the Cournot Nash equilibrium। बहुत सिंपल सा इसका आपको रास्ता, वैसे तो बड़ा मैंने डिटेल आपको एनालिसिस कुर्नॉट का पढ़ाया है, मुझे लगता है 3 लेक्चर शायद या 2 या 3 लेक्चर कुर्नॉट पे खर्च किए हमने, बहुत डिटेल में पढ़ा है। मगर अभी क्योंकि MCQ करना है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली चीज़ों को रखने की कोशिश करूँगा। डिमांड फंक्शन है P is equal to 100 माइनस Q, डिमांड फंक्शन है P इज इक्वल टू 100 माइनस Q यानी 100 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Q23। हमने ऐसा भी किया है कि हमने इस जो बाकी सब की क्वांटिटी उसको Q माइनस I से डिनोट कर दिया था। ठीक है, अभी मैं उस एनालिसिस पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो आपको फिर परेशान करेगी, किसी को नहीं वो पढ़ा नहीं है किसी ने तो फिर वो दिक्कत करेगा। सो ये सिंपल है कि 23 फर्म से सबकी क्वांटिटी लिख दिया Q1 Q2 Q3 ऐसे करके Q23 तक। तो रेवेन्यू क्या होगा फर्म आई का, या फर्म 1 के लिए ले लेता हूँ, रेवेन्यू ऑफ फर्म आई में कन्फ्यूज़न होगा इसलिए 1 ले लेता हूँ। रेवेन्यू ऑफ फर्म 1 आसान रहेगा, ये होगा 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 अप टू Q1 Q23। अब इसका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा MR1, ये होगा 100 माइनस 2Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Q23, सब में से Q1 का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब कॉस्ट फंक्शन क्योंकि सबका दे रखा है तो 1 का भी यही होगा, Q1 स्क्वायर बाय 2 होगा, Q1 स्क्वायर बाय 2 यानी MC ऑफ फर्म 1 क्या होगा Q1। कहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम, जहाँ पे MR1 इज इक्वल टू MC1 होगा, यानी 100 माइनस 2Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Q23 इज इक्वल टू Q1, यानी 100 इज इक्वल टू 2Q1 प्लस Q1 वहाँ जाके हो जाएगा 3Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Q23।
अब कुरनॉट पे क्या होता है, सभी फर्म्स की हम सिमेट्रिक मान के चलते हैं फर्म्स को, जब तक अदरवाइज ना पता हो, कुछ अदरवाइज ना दिया हो तो फर्म सिमेट्रिक होते हैं, सबकी क्वांटिटी इक्वल होती है। सिंस फर्म्स आर सिमेट्रिक तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q23 इज इक्वल टू Q स्टार। तो 100 इज इक्वल टू 3Q स्टार प्लस ये Q2 से Q23 तक 22 फर्म्स हो गई ना, ठीक है, 22Q स्टार, यानी 100 इज इक्वल टू 25Q स्टार। सो Q स्टार इज 100 by 25 4। एक फर्म की क्वांटिटी 4 आएगी। किसकी पूछी है इसने? अच्छा 4 ही पूछी, एक फर्म की पूछी। इन्वॉल्व्स ईच फर्म प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स। सिंपल सा आंसर है बी, सिंपल पेपर है ना। अच्छा नेक्स्ट कह रहे हैं क्या, कंसिडर अ मार्केट डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू 100 माइनस Q वेयर P इज द मार्केट प्राइस, Q इज द एग्रीगेट डिमांड, देर आर 10 फर्म्स ईच विद कॉस्ट CI QI is equal to Q, the firms compete in quantities, यानी कुरनॉट इक्विलिब्रियम हो गया फिर से वापस। द डेड वेट लॉस, अब डेड वेट लॉस पूछ रहा है भाई यहाँ पे आपसे। देखिए प्रोसेस पहले वैसे ही चलेगा, आपको पता है P क्या है, P है 100 माइनस Q है ना, P इज 100 माइनस Q, और कितनी फर्म्स है, 10 है, 10 फर्म्स है, यानी 100 माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Q10। तो अब यहाँ पे आप लेंगे अगर फर्म 1 का रेवेन्यू तो होगा 100 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, सॉरी Q2 स्क्वायर नहीं, Q1 Q2, Q1 Q2, क्योंकि आप R1 कैसे निकालते हैं, P इंटू Q1 करते हैं, इसलिए करा हमने ऐसा, Q1 Q10। देखिए ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में आप एफिशिएंटली तब सॉल्व कर पाते हैं जब अपने लेक्चर्स को ठीक से पढ़ा है। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले एक बार पढ़ लीजिए लेक्चर से, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। MR1 होगा यहाँ पे 100 DR1 बाई DQ1 है ना, 100 माइनस 2Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Q10, यानी और कॉस्ट है क्या, C1 है Q1, कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी के इक्वल है, C1 इज Q1, यानी MC1 इज 1। सो कहाँ पे आएगा इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम MR1 इज इक्वल टू MC1, यानी 100 माइनस 2Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू Q10 इज इक्वल टू 1। तो Q1 वगैरह क्वांटिटीज उधर ले जाइए, 1 इधर ले जाइए, तो आएगा क्या 99 इज इक्वल टू 2Q स्टार, क्योंकि क्वांटिटी सिमेट्रिक है तो इक्वल होनी चाहिए, और Q2 से लेके Q10 तक 9 फर्म्स हैं प्लस 9Q स्टार, यानी 11Q स्टार इज इक्वल टू 99, Q स्टार इज इक्वल टू 9। एक फर्म की क्वांटिटी 9 हो गई, और प्राइस क्या होगा, मार्केट क्वांटिटी कितनी आएगी, मार्केट क्वांटिटी 10 फर्म्स हैं तो 10 इंटू 9 यानी कि 90 आएगी। प्राइस क्या है 100 माइनस मार्केट क्वांटिटी, तो 100 माइनस 90 यानी कि 10। तो कुरनॉट में एक फर्म की क्वांटिटी है 9 और मार्केट प्राइस है 10, लेकिन डेड वेट लॉस निकालने के लिए मुझे एफिशिएंट भी चाहिए। अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा फिर, ओहो ये क्या हो गया, तो देखिए जी अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या होगा, अंडर परफेक्ट कंपटीशन वी हैव P इज इक्वल टू MC, यानी कितना आया था, 100 माइनस Q था ना, 100 माइनस Q, MC है 1, Q आएगा 99। तो परफेक्ट कंपटीशन में P आएगा 1 के इक्वल, क्योंकि MC 1 है और क्वांटिटी आएगी 99। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको निकालना है डेड वेट लॉस। सिंपल सी बात है सर, ये डिमांड फंक्शन है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस 1 होगा, कुरनॉट में प्राइस 10 होगा,
परफेक्ट क्वांटिटी में जो क्वांटिटी है वो 99 है और कुड नॉट में क्वांटिटी कितनी आई है, 90 आई है। ये रीजन है डेड वेट लॉस। क्या है डेड वेट लॉस? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है सर? 99 से 90 का गैप कितना है? 99 में 90 9। और हाइट क्या है? 10 से 1 का गैप कितना है? 10 - 1 9। तो 99 9 to 9 81/2 a 9²/2 81/2 इज द आंसर। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कह रहा है क्या? कंसिडर अ मार्केट डिमांड फंक्शन P इज इक्वल टू 100 माइनस Q वेयर P इज मार्केट प्राइस, Q इज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है जी, मतलब मार्केट डिमांड है, Q1 + Q2 + Q2 सबको मिलाकर है। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स विद आइडेंटिकल कॉस्ट फंक्शन CI QI इज इतना। कॉम्परेटिव इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, बड़ा आसान है। तो मतलब ये तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही करा है भाई। CI QI है तो MC क्या होगा? MC होगा इसका डेरिवेटिव DCI/DQI यानी कि 2। और कहाँ पे आता है इक्विलिब्रियम? जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू MC होता है। 100 माइनस Q, अच्छा प्राइस तो पूछ रहा है, प्राइस MC होगा यानी प्राइस इज इक्वल टू 2 होगा। प्राइस इज इक्वल टू 2, प्राइस इज 2, ऑप्शन नंबर A। सिंपल सिंपल रखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे हम 5-5 क्वेश्चन के सेट में वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इजीली जो क्वेश्चन करना चाहें वो कर पाएँ। तो अभी हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करें, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 5 करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 करेंगे। 5-5 सेट में वीडियोस मिलते हैं आपको ताकि आप इजीली जो भी क्वेश्चन, जिसमें मैं इसलिए 5-5 सेट में देता हूँ आपको कि मैं चाहता हूँ पहले आप खुद से सॉल्व करें क्वेश्चंस को, और जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं आ रहा उसी को आप वीडियो से देखें, या एक बार सॉल्व करने के बाद फिर आप देखें कि मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं और सर ने कैसे कराए हैं, क्या मेरे आंसर में सर के आंसर में कोई डिफरेंस है या सॉल्यूशन मेथड में कोई डिफरेंस है, तो उसको आप रिकनसाइल कर सकते हैं। ठीक है, आसान सा टॉपिक, आसान से क्वेश्चन से होपफुली आप लोग समझ गए। फिर भी कोई क्वेरी आपको है, कोई बात पूछना चाहते हैं, डाउट क्लास में आके डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।